हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया कि हम बात करने वाले हैं डीएलएड के द्वितीय वर्ष के विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जो कि एक ऑप्शनल वैकल्पिक विषय होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसकी इकाई 2 का ये सेकंड वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई प्रकार के सोशल साइंस के टॉपिक्स यानी सामाजिक विज्ञान के टॉपिक्स, जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में क्या विशेषताएं थी, ऐसे कई टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इस यूनिट से ऐसे सही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सही कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो पीआईक्यूज भी आ चुके हैं, आने वाले डेट की परीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। तो आप वो सब जरूर देखें। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, मिस मत करना, पूरा देख पाओगे। और अगर आपने अभी तक एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो। और हमारा जो पूरा कोर्स है, संपूर्ण कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, इसमें नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है। ये सब आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। बस करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स परचेस करना है। ऐप में सब कुछ दिया जाएगा आपको, ठीक है, कोर्स परचेस करने के बाद ही। तो व्हाट्सएप मैसेज करें कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए तो शुरू करें बिना किसी देरी के। बात करते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन की जो व्यवस्था थी, इसमें क्या विशेषताएं थी। जैसा कि हम जानते हैं भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे ये बड़े बड़े महान राजा हुए, बहुत बड़े बड़े शासक हुए, और इनके जो कार्य थे वो आज भी सराहनीय है। आज भी इनके ऊपर अध्ययन किया जाता है, इनका उदाहरण दिया जाता है। तो हम बात करेंगे तो ये इनके व्यवस्थाओं में से कई ऐसी व्यवस्था हैं जो आज भी हमारे इस लोकतांत्रिक समाज में यानी इस डेमोक्रेटिक देश में आज भी ये सारी चीजें, कुछ चीजें चलती है, सारी तो नहीं, मतलब कुछ चीजें अच्छी जो है आज भी चलती है समय के हिसाब से, ठीक है। तो चलो बात करते हैं क्या क्या वहां होता था। पहली बात तो भाई ये राजा लोग का शासन है, तो यहां पर राजा तो रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर किंग था, यहां पर क्या था, राजा। और राजा ही सारा जो क्या कह सकते हैं आप, शासन चलाता था, कार्यों को कह सकते हैं प्रबंध करता था, ठीक। तो चंद्रगुप्त जो स्वयं थे वो राज्य का प्रबंधन करते थे और स्वयं ही संपूर्ण शासन को नियंत्रण में रखते थे, है ना। सेना का न्याय विभाग उसकी देखरेख में कार्य करता था। युद्ध के समय वह सेना का संचालन करता था। बहुत सारे राजा क्या करते हैं कि बैठे रहते अपने महल में और सेनापति को भेजते हैं लड़ने, पर चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा नहीं था भाई साहब। वो चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था वो ऐसा नहीं था। वो लड़ाई में खुद सबसे सामने जाकर लीड करता था। बाहुबली देखिए ना आपने भाई, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, भाई ये खुद जाके लीड करते हैं सेना को, घर में बैठे नहीं रहते, है ना। ये इनकी अच्छी बात थी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कोई रैली करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, खुद भी जाते हैं, है ना। प्रधानमंत्री भी जैसे कहते हैं कि हमारे देश में साफ सफाई का काम करना है, तो हमारे प्रधानमंत्री खुद भी साफ सफाई का एक उदाहरण देते हैं। साफ सफाई करके वो बोलते हैं मैं मेहनत करनी चाहिए, खुद भी बहुत जल्दी सुबह उठते हैं। प्रधानमंत्री खुद भी योगा करते हैं और पूरे दुनिया को भी इंटरनेशनल योगा डे मनाने पर मजबूर कर दिया, और योगा का इतना नाम प्रचार प्रसार हो गया पूरे देश में, है ना। एक्सरसाइज, योगा किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, योगा मीन्स एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा कि भाई इनके राज्य में मंत्री हुआ करते थे, इनके शासन में मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री। जैसे आज है ना रेलवे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे ही उस समय भी मिनिस्टर होते थे। तो राजा को उचित सलाह देने के लिए तथा प्रशासन में सहायता देने के लिए, अब राजा सब कुछ अकेले तो संभाल नहीं सकता, जैसे हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं संभाल सकते, तो वैसे ही इनको सलाह देने के लिए दूसरे मिनिस्टर्स रखे जाते थे अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं ना। तो अनेक मंत्री होते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान परामर्शदाता मंत्री कहलाता था, यानी जो उनका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड ऐसा नाम रखते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा नाम, तो उनका जो प्रधान परामर्शदाता था उसे मंत्री कहलाता था। जो मंत्री युद्ध के समय रणस्थल पर रहता था वह शांति विग्रह कहलाता था, यानी जो युद्ध के समय जो मंत्री युद्ध में जाएगा उसको क्या बोलते थे, शांति विग्रह बोलते थे। क्या बोलते थे, शांति विग्रही बोलते थे। और जो सलाह देता था उसे भाई मंत्री कहते थे। क्या कहते थे, मंत्री। जो मंत्री सलाह देगा, परामर्श देगा, परामर्श मतलब सुझाव, सजेशन, इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो जो मंत्री परामर्श देगा वो उसके मंत्री बोलते थे, परामर्श देगा तो मंत्री। और युद्ध के समय अगर वहां रहेगा राजा के साथ में तो उसे क्या कहेंगे भाई, विग्रह कहेंगे, शांति विग्रह कहेंगे, ध्यान रखें, यानी वो बातचीत करके शांति वांति करवाएगा, है ना। तो ये चीजें उनकी शासन व्यवस्था की खास बातें हैं, ये प्रमुख बातें हैं। और क्या भाई, दंड प्रणाली। अब कोई भी राजा अपने यहाँ पनिशमेंट सिस्टम तो रखता ही था, यानी अगर कोई नियम ना माने, अगर कोई कानून का उल्लंघन करे, अगर कोई नियम तोड़े तो एक दंड दिया जाता है। जैसे भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड एक्ट ऐसा कुछ है ना, तो उसी हिसाब से सजा मिलती है। तो इनका भी ये सिस्टम होता था, इनका भी व्यवस्था होती थी। जैसे कि साधारण कोटि के अपराध के लिए साधारण दंड दिए जाते थे, जैसे चोरी किया, झगड़ा किया, मारपीट किया, साधारण दंड है। और बड़े अपराधों के लिए बड़े बड़े जुर्माने होते थे, जैसे कि मर्डर कर दिया,
या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हड़प ली, घोटाला, करप्शन कर दिया, है ना, बहुत ज्यादा किसी को जैसे हाथ पर काट दिया, ऐसा कुछ बड़ा कर दिया, तो अंग भंग करने की प्रथा नहीं थी। यानी किसी के हाथ पर, जैसे अभी सऊदी अरब में होता है, शरिया कानून है सऊदी अरब में, यानी वहां पर क्या होता है, अगर कोई चोरी करता है तो उसके दोनों हाथ काट देते हैं, जासूसी करता पाया जाता है तो नाखून नोच लिए जाते हैं, हाथ के, पैर के, पल के, ये सब चीजें, दांत नोच लिए जाते हैं, ये सब किया जाता है। तो ऐसा इनके जमाने में नहीं होता था। यहाँ ह्यूमन राइट्स मतलब इंसानों की कदर होती थी, भले वो क्रिमिनल है, अपराधी है, लेकिन पहले वो इंसान भी है, तो उसके साथ मानवीय व्यवहार ही होगा, ठीक है। तो उसका अंग भंग करने की प्रथा नहीं थी, प्राण दंड भी नहीं था, यानी किसी से जान भी नहीं लेते थे, मतलब किसी को फांसी भी नहीं लेते थे। लेकिन अगर कोई राज्य विद्रोही का सीधा हाथ काट देता था, यानी अगर कोई देशद्रोही होगा, यानी राज्य का द्रोही होगा, राजा के खिलाफ, देश के खिलाफ कुछ काम करेगा, तो ऐसे राज्य द्रोही को भाई उसके हाथ काट देते थे। ये एक काम होता था ऐसा, ये सबसे कठोर दंड ही हो गया, है ना। किसी को फांसी, किसी को ऐसी सजा नहीं मिलती थी, जेल, जुर्माना, ये सब हुआ करता था कुछ समय के लिए बस, ठीक है। तो ये उनका पनिशमेंट सिस्टम था। कह सकते हो अभी के सिस्टम से तो थोड़ा ठीक ही था, लेकिन जैसे अभी फांसी देते हैं, पर पहले फांसी नहीं देते थे इनके जमाने में, लेकिन अभी किसी के हाथ नहीं काटते, लेकिन इनके हाथ काटा करते थे राजद्रोह के लिए, है ना। अगला भाई, इनके शासन की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ द रूल, यानी इनका शासन जो होता था इकाइयों में अलग अलग तरीके से होता था, अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, एक साथ सब नहीं चल रहा है ना, एकदम बाकायदा सिस्टम व्यवस्थित तरीके से चलता था। तो वही बात कर रहे हैं, इनके शासन की इकाइयां, इनके रूल की कुछ यूनिट्स थी, चलिए उन्हीं की बात करते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूं ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाई पूछता है, अक्सर पूछता है, कई मुगल्स के भी पूछेगा, था वो भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 1, भाई शासन की सुविधा के लिए समस्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित थे। जैसे इतना बड़ा भारत है, 28 राज्यों में विभाजित है, वैसे ही इनके समय भी जो बड़ा सा साम्राज्य होता था, किंगडम, उसको भी अलग अलग प्रांतों में बांट देते थे, ठीक। प्रत्येक को देश और मुक्ति कहकर पुकारा जाता था, है ना। मुक्ति का शासक उपसिक, देखो पहले क्या होता था, जैसे भारत एक देश है और बाकी राज्य है, तो पहले क्या होता था कि भारत एक साम्राज्य जैसा होगा और उसके राज्यों को देश बोला जाएगा, यानी छोटे छोटे देश मिलाकर बड़ा साम्राज्य। जैसे युधिष्ठिर सम्राट थे, है ना, हस्तिनापुर के पास कई राज्य थे, तो हस्तिनापुर और बाकी सब राज्यों को मिला के एक सम्राट बोलते थे, है ना। हर राज्य का अपना राजा, यानी हर राज्य का एक मुख्यमंत्री, और देश का प्रधानमंत्री, यानी इस पूरे साम्राज्य का सम्राट होता था। कुछ इस प्रकार से व्यवस्था होती थी, बिल्कुल यही सिस्टम है, बस थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा बदला हुआ था, थोड़ा सा नाम अलग अलग तरीके से रूल होता था, है ना, ये होता था, ठीक। मुक्ति का शासक उपरिक कहलाता था, तथा देश को गोत्री भी कहते थे। दूरस्थ प्रदेश, यानी जो बहुत दूर राज्य है, जो राज्य बहुत दूर पड़ रहा है भाई, है ना, तो दूरस्थ प्रदेशों के शासक राजकुमार बनाए जाते थे, है ना। प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में विभक्त होता था, जिले को प्रदेश या विषय कहते थे, विषय ग्रामों में विभाजित थे। गांव का जो प्रशासक है ग्रामिक या भोजक कहलाता था, यानी जो गांव को संभाल रहा है, जैसे हमारे सरपंच होता है, तो वहां पर क्या होता था भाई, उस समय ग्रामिक होता था या उसे भोजक कहते थे, ठीक है। और भाई जो भी प्रदेश है, जो भी जिला है, उसको भाई अलग अलग भाग में बांट देते थे, जिन्हें हम या तो प्रदेश या फिर विषय कहते थे, क्लियर है। जैसे जो गांव है ना, जो ग्राम है, वहां पर क्या रहेगा, ग्रामिक रहेगा, वहां पर क्या रहेगा, ग्रामिक या भोजक रहेगा, ठीक। और गांव कैसे बनेंगे, जिलों से बनेंगे, कई सारे जिलों को बांट देंगे तो गांव बनेगा। जिला कैसे बनेगा, तो राज्य यानी कि देश से बनेगा। ऐसे कर करके पूरा सिस्टम बना रहता था। यानी यहां जो हमारे देश में होता है कि पूरा देश को भागा राज्यों में, राज्य को बांट दिया जिले में, है ना, होता है ना ऐसा, और जिले को बांट दिया तहसील में, तहसील को बांट दिया गांव में, है ना। तो वैसे इधर भी है भाई, पूरा सिस्टम इधर भी चलता था, बस थोड़ा नाम अलग था और उसमें जनसंख्या कम थी, और एकदम डेमोक्रेटिक सिस्टम, एकदम लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक सिस्टम तो नहीं था, लेकिन हाँ कुछ कुछ मिलता जुलता था। नींव तो वही थी कि सबको अधिकार मिले, है ना, सारी शक्तियां एक के हाथ में ना रहे, सब मिलजुल के रूल करे, एकदम अच्छा शासन बने, तो वही सिस्टम पहले भी था, क्लियर। तो ये उनके शासन की क्या है, विशेषताएं हैं, उनके शासन की कुछ खास बातें हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो सवाल है भाई, ये PIQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, ध्यान में रखना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल को चलिए जानते हैं, देखते हैं। सवाल क्या है कि राष्ट्रपति बनने की अहर्ताएं, अहर्ताएं का मतलब है मिनिमम क्वालिफिकेशन, है ना, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, यानी पात्रता कह सकते हो, पात्रता, है ना। शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होती क्या, बिल्कुल वैसे ही, या परीक्षा तो नहीं होती, मतलब अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो भाई आप इंसान होना चाहिए, किसी जानवर को नहीं बना देंगे, है ना। पहली बात तो भारत के नागरिक इंसान होने चाहिए, है ना, ये यानी कि वो भारत का नागरिक हो, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 ईयर्स का हो चुका हो, या देखिए 35 साल के नहीं हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, 30 साल के नहीं हो तो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते, 25 साल के नहीं हो तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकते, ध्यान में रखिएगा, और 18 साल के नहीं हो तो सरपंच भी नहीं बन सकते। तो ये आयु है, सरपंच बनने के लिए 18 साल,
ठीक, लोकसभा यानी कि विधायक बनने के लिए, या आप कह सकते हो मतलब विधानसभा विधायक बनने के लिए, या फिर सांसद लोकसभा में के लिए 25 साल रहता है इन दोनों के लिए। और अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम 30 साल, राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल, ये उम्र होनी ही चाहिए। ठीक, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी आपको राष्ट्रपति बनना है तो पहले आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखिए। तो लोकसभा का सदस्य कैसे बनते हैं, आपकी मिनिमम आयु 25 साल होनी चाहिए। ठीक, अब मान लो लोकसभा सदस्य रहे तो 35 साल से तो बन नहीं सकते, तो अगर आप मान लो 25 में एकदम मिनिमम ही बन गए लोकसभा के सदस्य, तो 10 साल लोकसभा में रहोगे ना, तभी जाके, यानी 2-2 चुनाव जीत कर आओगे ना, तभी जाके आप बन पाओगे राष्ट्रपति। ठीक है, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ही और शी शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉफिट, रिसीविंग एनी प्रॉफिट, या हैविंग होल्डिंग एनी पोस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। किसी भी सरकारी पोस्ट पर पहले से हैं तो आपको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट टीचर हूं पहले से, ठीक है, और मैं राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ रहा हूं, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूं तो राष्ट्रपति की भी सैलरी मिल रही है और इधर से भाई टीचर की भी सैलरी मिल रही है। तो ऐसा नहीं, दो जगह से आप फायदा नहीं उठा सकते सरकार का। आपको एक ही सरकारी पद मिलेगा, या तो राष्ट्रपति बन लो तो टीचर बन लो। टीचर की पोस्ट पर हो सरकारी तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। लड़ना है तो पहले टीचर के पद से इस्तीफा दे दो, शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दो, तब जाके भाई आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये मिनिमम, ये क्या है, ये सारे मिनिमम अर्हताएं हैं, यानी कि न्यूनतम अर्हताएं हैं भाई। अगर ये होगा तो ही आप क्या कर सकते हो भाई, बन सकते हो राष्ट्रपति, है ना। अगर ये है तो राष्ट्रपति बन सकते हो। यानी भारत का नागरिक होना, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शुड मिनिमम हैव अटेन्ड 35 इयर्स ऑफ एज, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा कि उसे क्वालिफिकेशन जो होने चाहिए वो लोकसभा की होनी चाहिए, यानी ही और शी मस्ट फुलफिल द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का नागरिक बनने का, लोकसभा का सदस्य बनने का अगर पात्रता पूरी रखता है तो ही राज्य यहां तक आएगा, राष्ट्रपति का चुनाव तक पास होगा। ठीक, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर ना हो, है ना, वहां से फायदा ना मिल रहा हो। तो ये सब राष्ट्रपति बनने की क्या है, शर्तें हैं, मिनिमम शर्तें जो है राष्ट्रपति बनने की वो है ना। तो राष्ट्रपति बनना है तो ये सब होना ही चाहिए। ठीक, अब अगला सवाल है राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ ए प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण भाई। चलो ये भी जान लो। अब जानेंगे राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है ना। ध्यान रखो भाई, उसकी ताकत का अंदाजा पता चलेगा आपको। पहली बात तो जान लो, बहुत लोग को ऐसा लगता है, बचपन में पढ़ा है कि प्रधानमंत्री हमारे देश का एक्चुअल हेड होता है और राष्ट्रपति मिनिमल, यानी कि नाम का नॉमिनल हेड होता है, राष्ट्रपति नाम का मुखिया होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, सबसे ज्यादा। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है ना, वो राष्ट्रपति ही होता है। इमरजेंसी, आपातकाल में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ये भी ध्यान में रखना, राष्ट्रपति के पास तो किसी को क्षमा करने का, मान लो किसी को फांसी की सजा हुई है, मृत्यु दंड मिला है, तो अगर राष्ट्रपति के पास उसके माफी का लेटर आता है तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है कि नहीं, इसको फांसी की सजा नहीं होगी, इसको उम्र कैद देते हैं, या इसको 10 साल की सजा कर देते हैं, ऐसा वो कम कर सकता है। एकदम माफ करके घर नहीं जाने देगा कि छोड़ दिया जेल से पूरा, नहीं, सजा कम करवा सकता है, बस फांसी की सजा टाल सकता है, ऐसा। चलिए, तो राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नानुसार है। राष्ट्रपति की शक्तियों को जानते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मतलब भाई जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होंगे, बड़े पोस्ट छोड़ो, जितने भी मंत्री की नियुक्ति होती ना, हर नियुक्ति पत्र पे राष्ट्रपति का ही सिग्नेचर लगता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जब प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं, जैसे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं कि, है ना, जब वो शपथ लेंगे भाई, तो उस शपथ पत्र पे साइन किसका रहेगा मालूम है आपको, राष्ट्रपति का रहेगा। राष्ट्रपति नियुक्ति दे रहा कि मैं भारत का राष्ट्रपति, इन्हें भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं, ऐसा कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के बोलने पर ही बाकी मंत्रियों का सुझाव, देखो अगर किसी को रेलवे मिनिस्टर बनाना है, रेल मंत्री, तो वो बोलेगा प्रधानमंत्री कि इसको रेल मंत्री बनाओ, लेकिन प्रधानमंत्री बना नहीं सकता। बनाएगा कौन आखिर, राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति मना भी नहीं कर सकता, उसे मानना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री की बात। लेकिन जो साइन होगा अपॉइंटमेंट लेटर पर, चेक पर, समझो साइन जो होगा वो राष्ट्रपति का ही होगा, मेन डिसीजन उसी का होगा ना। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल, जिन्हें गवर्नर भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, ना, जैसे राष्ट्रपति जो होता है वो कानून संविधान की देखभाल करता है। मतलब किसी भी राज्य में संविधान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ये नजर रखने के लिए राष्ट्रपति होता है। पर 28 राज्य है, 28 राज्यों में राष्ट्रपति घूम नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपने लिए एक एक आदमी एक एक राज्य में चुन लेता है। उस एक एक आदमी को राज्यपाल बोलते हैं, इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। ये होता है राज्य में। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, है ना, यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे राज्यपाल नहीं होता, वहां पे उपराज्यपाल होता है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, राज्य नहीं है, तो दिल्ली में राज्यपाल तो है लेकिन उसे राज्यपाल नहीं बोलते, उसे उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, एलजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपने सुना भी होगा एलजी, केजरीवाल का भी वो जो बड़ा केस चल रहा है शराब घोटाला में जेल गए हुए, है ना, तो उसमें भी बोलते हैं ऐसा।
तो राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय मतलब भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को, उच्चतम जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश को तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और जो राष्ट्रपति दो दूसरे राज्य के गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, सबका अपॉइंटमेंट, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तीसरा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, यानी कि भाई हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो होगा, मिनिस्ट्री जो मंत्रालय जो होगा, जो मानव अधिकारों की बात करते होंगे, उनकी रक्षा करते होंगे, उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हेड को भी और उसके सदस्य को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। वही उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करता है। ये सब काम किसके भाई? राष्ट्रपति के काम है। ठीक, और क्या, जब संसद की बैठक हो रही हो और किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उस कानून पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो कानून बन पाता है। ध्यान रखना, जैसे कोई बिल राज्यसभा से पास हुआ, फिर लोकसभा से पास हो गया, सबके पास हो गया, तो आखिरी जो साइन लगेगी कि वो उस बिल को कानून का रूप दिया जाए तो वो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही होगा। बिना राष्ट्रपति के कोई भी कानून नियम हमारे संविधान में जुड़ नहीं सकता। ध्यान रखना। ठीक, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन्हें कानून के समान ही मान्यता प्राप्त है। यानी मान लो कि कोई अर्जेंट काम आ गया देश में और वो अर्जेंट काम हो नहीं पा रहा है, उसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बिल पास करना पड़ेगा, और लोकसभा राज्यसभा में आप देखते हो कितना झगड़ा होता है, कितनी बहस होती है। तो इतना बहस का अगर समय नहीं है तो राष्ट्रपति अर्जेंट बेसिस पे एक ऑर्डर निकालता है जिसे अध्यादेश कहते हैं, और वो अपने आप कानून मान लिया जाता है कि हाँ यही कानून है, क्योंकि कानून बनाने का भी समय नहीं है, फिलहाल इसको ही फॉलो कर लेते हैं। बाद में अगर कुछ लगा तो मीटिंग करके इसको सुधारा जा सकता है। ठीक, और क्या, राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, वो देश के हेड हैं, अतः इन्हें क्षमादान देने का अधिकार भी प्राप्त है। जो आपको पहले बताया था मैंने कि भाई न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो, उससे राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकते हैं या सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। माफ करना मतलब भाई एकदम नहीं 100% जाओ छूट गए कल से घर जाओ, नहीं। माफ करना मतलब फांसी की सजा कन्वर्ट कर सकते हैं आजीवन कारावास उम्र कैद में, या उसको हटा के 20 साल 10 साल 5 साल ऐसा कुछ कर सकते हैं। बस ऐसा रहता है, पूरा माफ करके घर नहीं भेज देंगे भाई, ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है? ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। दीज आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? तो अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा वो होगा भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था ये था हमारा राष्ट्रपति के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन की व्यवस्थाओं के बारे में, खासियतों के बारे में, है ना। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो तीसरा और अंतिम वीडियो लेक्चर आएंगे सिकाई 2 का, वो भी कल आ जाएगा तुरंत ही, वो भी आप देख पाएंगे। उसमें हम बात करेंगे कि भाई हमारे जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी खासियतें क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बता दो, है ना। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करना। आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे, वीडियो 1 नहीं देखा, इकाई 1 के नहीं देखे, तो चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करो, जाके देख पाओगे। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां भी देख पाओगे। आप हमारे अन्य सोशल मीडिया ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो। आज भी 40% से ज्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं भाई, तो देखते हो तो सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हेल्प होगी मेरी। ठीक है, चलिए। तो आप हमें अन्य नोटिफिकेशन के लिए, एग्जाम से, PIQ से लेके फैक्ट्स के लिए, डेट से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो करें। उसका डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक मिल जाएगी। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।